Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to complete the remaining part of the exercise, Unit 3, Class 10. This is lecture 4. Alliteration. Alliteration क्या होता है? Alliteration होता है तकरार. तकरार क्या होता है? एक चीज़ का बार बार आना. अगर एक जैसी आवाज़ या एक ही किस्म की आवाज़ लफ्ज़ के शुरू में आए तो उसे अलिट्रेशन बोलते हैं. या तो लफ्ज़ के शुरू में आएगा या फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल्स पर. स्ट्रेस्ड सिलेबल्स क्या होते हैं? स्ट्रेस सिलेबल्स वो होते हैं जिस पर स्ट्रेस डाला जाता है. मसलन ब्यूटीफुल है तो मैंने आपको बताया था कि ब्यूटीफुल नहीं होता ये लफ्ज़. ब्यूटीफुल यू पे स्ट्रेस होता है, ब्यूटीफुल. इसी तरह से इनविटेशन नहीं है बल्कि इनविटेशन टी पे स्ट्रेस है. तो जो स्ट्रेस सिलेबल है, स्ट्रेस सिलेबल के जो स्ट्रेस सिलेबल जो की जो साउंड्स होती हैं ये तो उसकी सेम होंगी या सेम काइंड ऑफ साउंड्स होंगी तो उसे हम बोलते हैं अलिट्रेशन. आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ. पहले तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं. द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड्स. सेम साउंड्स का रिपीट होना, बार बार आना. और ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ साउंड्स, या सेम काइंड्स उसी किस्म की आवाज़ों का बार बार आना. एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के शुरू में, अल्फाज के शुरू में ही आएंगे. और इन स्ट्रेस सिलेबल्स, या तो अल्फाज के शुरू में आएंगे या वो अल्फाज, वो जो आवाज़ है वो स्ट्रेस सिलेबल्स पर आएगी. आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा. She sells seashells by the seashore. अब देखिए she sells. she प्रोनाउन है. याद रखिएगा प्रोनाउन पे कभी भी स्ट्रेस नहीं होता, ये अनस्ट्रेस्ड है. आगे सेल्स ये वर्ब है, वर्ब पे हमेशा स्ट्रेस होता है तो ये स्ट्रेस सिलेबल है. इसमें सिलेबल भी एक ही है. और आगे देखिए सी शेल्स. अब सी शेल्स ये नाउन है और इस के स्टार्ट पे स्ट्रेस होता है, सी शेल्स. तो शी सेल्स सी शेल्स. अब देखें सेल्स को देखें. सेल्स पे यहाँ पर स्ट्रेस मैंने बताया था शी पे नहीं है, सेल्स पे है. और यहाँ अगले वाले पे किस पे स्ट्रेस है? सी पे. देखें दोनों स्ट्रेस लेवल्स हो गए ना. यहाँ पर सेल्स पे भी स्ट्रेस है और सी पे भी स्ट्रेस है. तो आवाज़ देखें, जो स्ट्रेस सिलेबल्स हैं उनकी आवाज़ें एक जैसी हैं. सेल्स और सी दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं. और वो दूसरा देखें शी. शी ये प्रोनाउन है, इस पर स्ट्रेस नहीं होता. और आगे देखें सी के साथ है शेल्स, तो उस पर भी स्ट्रेस नहीं है बल्कि सी पे स्ट्रेस है. तो शी पे भी स्ट्रेस नहीं है और शेल्स पे भी नहीं है और आवाज़ भी एक जैसी है. तो ये सेम आवाज़ें आ रही हैं, इसे हम बोलेंगे अलिट्रेशन. आगे देखें बाय द सी शोर. बाय द सी शोर. अब इसमें भी क्या है, यहाँ पर सी पे स्ट्रेस है, शोर पे स्ट्रेस नहीं है. तो अब देखें सी जो है, सी पे स्ट्रेस है और पीछे के वर्ड्स देखें किन किन पे जिसकी आवाज़ एस से, जिनकी आवाज़ एस से शुरू होती है, वो कौन कौन से वर्ड्स थे? सेल्स. स्ट्रेस था ना इस पे, तो अब इस पे भी सी पे भी स्ट्रेस है. इसी तरह से सी शेल्स, इसमें सी पे भी स्ट्रेस था एस पे, और यहाँ पर भी सी है तो एस पे स्ट्रेस होगा. ये स्ट्रेस सिलेबल्स पर स्ट्रेस आ रही है. स्ट्रेस सिलेबल्स की जो साउंड्स हैं वो एक जैसी हैं. ठीक है ना. देखें फिर देखें, आपको समझ नहीं आई. शी पे स्ट्रेस नहीं होता, ये प्रोनाउन होता है. प्रोनाउन पे कभी स्ट्रेस नहीं होता. लास्ट में आए ना, सेंटेंस के लास्ट में आए फिर इन पे स्ट्रेस होता है. स्टार्ट में आए या मिड पे आए तो इन पे स्ट्रेस नहीं होता. तो शी पे स्ट्रेस नहीं है. अगला जो इसके अंदर देखें, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके अंदर ऐसे एस एच की साउंड आ रही हो? शेल्स पे. तो शेल्स पे भी स्ट्रेस नहीं है. शेल्स पे जैसे शी पे स्ट्रेस नहीं है, इसी तरह से शेल्स पे भी नहीं है. दोनों की आवाज़ें एक जैसी है, वो भी शीन से, वो भी शीन से. फिर आगे देखें सेल्स. सेल्स वर्ब है, वर्ब पे हमेशा स्ट्रेस होता है. और इसकी आवाज़ कैसे है ना, एस से स्टार्ट हो रही है.
और अगला वर्ड देखें सी शेल्स, शेल्स में स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जो पहला लेटर है ना एस, सी वाला एस, इस पे स्ट्रेस है। तो उन्होंने कहा था ना कि स्ट्रेस लेवल्स पे स्ट्रेस होगा, तो सी पे भी स्ट्रेस और सेल्स पे भी स्ट्रेस, दोनों की आवाज़ एक जैसी। बाय द सी शोर, फिर देखें सी शोर में नाउन अगर यूनिसिलेबल है या कभी कभी उसमें दो सिलेबल्स हैं, डाई सिलेबल है, तो उसके फर्स्ट लेटर पे स्ट्रेस होता है। अब देखें सी शोर में दो सिलेबल्स हैं, सी और शोर। सिलेबल्स क्या होते हैं? सी शोर, ठीक है, सी शोर, दो झटकों में यह लफ्ज अदा होता है, तो ये है सी एक सिलेबल और शोर दूसरा। तो इसके अंदर दो सिलेबल्स हैं, तो पहले सिलेबल की कोई नाउन है तो पहले सिलेबल पे स्ट्रेस होता है। इसी तरह देखें सी शेल्स, सी शेल्स, दो झटकों में अदा हो रहा है ये लफ्ज सी शेल्स, तो ये भी नाउन है, तो नाउन के स्टार्ट में ये स्ट्रेस आ रहा है सी पे, शेल्स पे नहीं है। तो उधर सेल्स देखें दूसरा स्टार्ट में वो वर्ब है, उस पर भी स्ट्रेस होता है। तो देखें स्ट्रेस सिलेबल्स जो हैं उनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, और जो अनस्ट्रेस सिलेबल्स हैं उनकी आवाज़ें एक जैसी हैं। शी अनस्ट्रेस्ड है, इसी तरह सी शेल्स में शेल्स अनस्ट्रेस्ड है, इनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, शी भी और शेल्स भी। आगे देखें सी स्ट्रेस्ड है, उसकी आवाज़ स्ट्रेस, पीछे स्ट्रेस कौन से वर्ड्स हैं? दो ही वर्ड्स गुजरे हैं, एक है सेल्स और दूसरा सी। तो दोनों की ये तीनों जो तीन वर्ड्स हैं ये तीनों स्ट्रेस्ड हैं, इन तीनों की आवाज़ें ऐसी हैं, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? हाँ बेटा ये याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउंस पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन। आई, माई, माइन, मी, ये है फर्स्ट पर्सन, और दूसरा भी है वी, आर, आर्स, अस, ये भी फर्स्ट पर्सन है। और आई और वी जो है ना, आई का मतलब मैं, वी हम, इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन या नॉमिनेटिव प्रोनाउन, याद रखना है। और ये कहाँ आता है? ये वर्ब से पहले आएगा हमेशा। देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया, ये हमेशा वर्ब से पहले आएगा, वर्ब के बाद ये कभी नहीं आ सकता। जैसे he helps, I help, we help, I help, I फिर help, यानी help से पहले I आ रहा है, we help, help से पहले we आ रहा है। और my और are ये भी प्रोनाउंस हैं, लेकिन इसे बोलते हैं possessive pronouns। possessive pronouns क्या होते हैं? possessive pronouns होते हैं जो मिल्कियत ज़ाहिर करते हैं। possession का होता है मिल्कियत, लेकिन जब मैं कहता हूँ माई पेन, मेरा पेन, तो मिल्कियत हो गई ना। माई रूम, मेरा कमरा, माई लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, तो ये मिल्कियत के एरिया आ रहा है, तो इसे बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। तो माई भी पोजेसिव प्रोनाउन और आर भी पोजेसिव प्रोनाउन। ये कहाँ आता है? ये नाउन से पहले आता है, मैंने आपके आसानी के लिख दिया बिफोर अ नाउन। जैसे माई पेन, पेन नाउन है, उससे पहले आ रहा है माई, फिर पेन, माई पेन। आज देखिए आ रहा है माइन और आर्स, तो ये मैं नहीं कह सकता, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आएगा। मैं नहीं कह सकता माइन पेन या आर्स पेन, नहीं। अगर होगा तो इससे पहले नाउन आ सकता है, इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता। मतलब ये कहना दिस इज माइन, इट जो है इशारा के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इट प्रोनाउन है, दिस इज इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, दिस इज माइन, ये मेरा है। अब माइन के बाद कुछ नहीं आएगा, दिस इज माइन बॉल पॉइंट नहीं आएगा, दिस इज माइन लैपटॉप नहीं आ सकता। माइन के बाद कुछ आना ही नहीं है, ये फर्क है। लेकिन माई के बाद और आर के बाद कुछ नाउन जरूर आएगा। देखिए माई और आर के बाद में लिखा है बिफोर अ नाउन, इसके बाद एक नाउन आएगा माई पेन, लेकिन माइन पेन नहीं हो सकता, माइन के बाद कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह से आर पेन तो हो सकता है, लेकिन आर्स पेन नहीं हो सकता, आर्स के बाद कुछ नहीं आ सकता। अगर ये कहना दीज आर आर्स बोर्ड मार्कर्स, ये कहना गलत है, आर्स बोर्ड मार्कर्स नहीं, आर ओ यू आर बोलेंगे। दीज आर बोर्ड मार्कर्स, ये हमारे बोर्ड मार्कर्स हैं। अगर मैं कहता हूँ दीज बोर्ड मार्कर्स, ये पहले कह देता हूँ दीज बोर्ड मार्कर्स आर आर्स। हाँ, अब आर
आर्स बोलेंगे, एस लगाएंगे और उसके बाद अब हम कुछ नहीं लगाएंगे, नाउन नहीं उसके साथ लगा सकते। दीज बोर्ड मार्कर्स आर आर्स। इसी तरह से दोज चेयर्स आर आर्स, वो कुर्सियां हमारी हैं। यहाँ पे दोज आर चेयर्स। अब आर आ रहा है तो उसके बाद नाउन का आना लाजमी है। ओ यू आर के बाद नाउन आएगा। अगर ओ यू आर एस है फिर नाउन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यानी इसके बाद कुछ नहीं लगाना, ये याद रखना आपने। आगे है मी और अस, ये है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यानी जिस पर काम हो रहा होता है और ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। मसलन ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। देखें ही हेल्प्स मी, हेल्प्स वर्ब है और उसके बाद आएगा मी। देखिए मैंने आपको लिखा है वहां पर आफ्टर अ वर्ब, मी आएगा वर्ब के बाद। इसी तरह से अस भी आएगा वर्ब के बाद। ही हेल्प्स अस, हेल्प्स वर्ब उसके बाद अस, यानी आई और वी लगाएंगे हम वर्ब से पहले और मी और अस हम लगाएंगे वर्ब के बाद। याद रखना, आई और वी वर्ब से पहले और मी और अस वर्ब के बाद, और माई और आर नाउन से पहले। इसके बाद नाउन लाजमी आएगा और माइन और आर्स, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, कोई चीज नहीं आएगी। आखिर में जब ये लिखेंगे तब हम ये बोलते हैं इट इज माइन, इट्स माइन, दैट्स माइन, दैट्स आर्स। हाँ, उससे पहले नाउन आ सकता है। कैसे? दोज पेन्स आर माइन, वो पेन मेरे हैं। दोज पेन्स आर आर्स, आर नहीं होगा, आर के साथ एस लगाना पड़ेगा, बगैर एस के नहीं लिख सकते। दोज पेन्स आर नहीं होगा, दोज पेन्स आर आर्स। इसे अच्छी तरह समझना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें साथ साथ बताता चलूँ कि आपको आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो बहुत अच्छी हो जाए और बहुत सी बातें आपको पता चल जाए। सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन है यू, योर, योर्स, यू। सेम वैसे यू होता है सब्जेक्टिव केस, योर होता है पोजेसिव केस यानी मिल्कियत के लिए। देखिए यू हेल्प मी, यू, ये भी वैसे यू हेल्प, यानी यू जो है सब्जेक्टिव केस कैसे होगा? हेल्प से पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा। फिर यू हेल्प मी, हेल्प के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अच्छा, और योर कहाँ पर आएगा? योर आएगा कोई चीज हो मिलके जाहिर करने के लिए। दिस इज योर बॉल पॉइंट, ये आपका बॉल पॉइंट है। अब देखिए योर के बाद नाउन आएगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया पॉजिटिव केस के बाद नाउन लाजमी आता है। दिस इज योर बॉल पॉइंट। अगर मैं नाउन नहीं लगाऊंगा तो फिर मैं बोलूंगा दिस इज योर्स। अब मैं इसके साथ नाउन नहीं लगा सकता, दिस इज योर्स पेन नहीं बोलूंगा, योर्स पेन बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। तो दैट्स योर्स, ये आपका है। दिस पेन, हाँ ये नाउन पहले आ सकता है योर्स से पहले। दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज माइन, ठीक है। दिस पेन, तो ये यू जो है ये सब्जेक्टिव केस है, वर्ब से पहले आता है। और योर जो है ये पोजेसिव केस है, इसके बाद नाउन आता है हमेशा। और यू फिर वो भी ऑब्जेक्टिव केस, यानी यू सब्जेक्टिव केस भी यू है, वैसा ही एक शक्ल है उसकी, वैसी शक्ल है। और उसकी ऑब्जेक्टिव की शक्ल भी वैसी है, यू योर यू। देखिए सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? हमने देखना होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो वर्ब से पहले आया होगा तो वो होगा सब्जेक्ट, गुड। और अगर वो वर्ब के बाद आ रहा होगा यू तो वो होगा ऑब्जेक्ट, गुड। और अगर योर आ रहा होगा तो उसके बाद नाउन आएगा, और अगर योर्स आएगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमने कर लिया, फर्स्ट पर्सन है आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, और सेकंड पर्सन यू, योर, यू। अब थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे, ये हैं प्रोनाउंस की हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं।
तो ही शी इट दे ये सब्जेक्टिव केस हैं, वैसे ही बिल्कुल, यानी ये वर्ब से पहले आते हैं। और दे हेल्प मी, दे हेल्प पहले दे, फिर वर्ब आएगी हेल्प। इसी तरह से शी हेल्प्स, ही हेल्प्स, इट हेल्प्स, ठीक है। और ही का पोजेसिव केस होता है हिज, शी का पोजेसिव केस होता है हर, यानी इसके बाद क्या, इसे इट का क्या होता है इट्स, डे का होता है देयर, THEIR। तो ये किसके लिए आता है पोजेसिव केस, मैंने भी आपको बताया ये मिल्कियत के लिए। दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है। और इसके बाद नाउन आना है, दिस इज हर पेन, ये उसका पेन है। दिस इज इट्स पेन, ये उसका पेन है। दिस इज देयर पेन, ये उनका पेन है। लेकिन अगर इनके साथ एस लगा दें तो फिर उसके बाद नाउन नहीं आएगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया। मतलब ये कहना हो दिस इज योर, दिस इज हिज। अब हिज के साथ पहले ही एस लगा हुआ है, हम दोबारा हिज नहीं कर सकते, बस हिज, दिस इज हिज। हाँ, हर के साथ हम एस लगाएंगे, दिस इज हर्स, ये उसका है। अब हर्स पेन नहीं कह सकते, दिस इज हर्स। इसी तरह दिस इज इट्स, ये उसका है। दिस इज देयर्स, ये उनका है। देयर्स के बाद भी कोई नाउन नहीं लगा सकते। और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं ही का बनता है हिम। और ये वैसे जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कब आते हैं? वर्ब के बाद। याद रखना है, याद रखिएगा हमेशा जितने भी प्रोनाउंस हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इस्तेमाल सबका एक जैसा है। तो जो सब्जेक्टिव के प्रोनाउंस होते हैं ये वर्ब से पहले आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस वो नाउन से पहले आते हैं। और अगर उसके साथ एस वाले हैं तो वो आखिर में आते हैं, उनके बाद कुछ भी नहीं लगता। और अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो तो वो फिर वर्ब के बाद आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस वर्ब, जैसे ही का होगा हिम, शी का होगा हर। अब देखें शी हर, शी का जो पोजेसिव केस है वो भी हर है और ऑब्जेक्टिव केस भी हर है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा, अगर हर के बाद नाउन आ रहा है तो हम कहेंगे ये पोजेसिव केस है। और अगर हर वर्ब के बाद आ रहा है तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अगर ये वर्ब के बाद आ रहा है तो। इसी तरह से इट्स जो है ना, इट्स इट, तो इट ये भी सब्जेक्टिव केस भी वैसा है और ऑब्जेक्टिव केस भी वैसा है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव? अगर वर्ब से पहले आ रहा होगा इट तो हम कहेंगे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और अगर वर्ब के बाद इट आ रहा होगा तो हम मिसाल उसी कैसे, इट इनलाइटन्स, इट हेल्प्स। देखिए इट सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आ रहा है। अगर ये होगा आई डिड इट, डिड वर्ब और उसके बाद इट आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इसे दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, देयर THEIR देयर पोजेसिव प्रोनाउन। और देयर्स भी पोजेसिव प्रोनाउन, लेकिन देयर्स के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। इससे पहले आ सकता है, इसके बाद नहीं आ सकता। देयर्स मतलब these pens are theirs या these are theirs। और them, इसका them जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कैसे? I helped them, मैंने उनकी मदद की। I helped them। तो देखिए हेल्प वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है them। I helped they नहीं कह सकते, they लगता है वर्ब से पहले। और them वर्ब के बाद, हेल्प वर्ब है, वर्ब के बाद I helped them। हाँ, अगर यूं हो they helped me, they helped I नहीं होगा, they helped me, उन्होंने मेरी मदद की। तो they helped, हेल्प वर्ब है, उससे पहले they आएगा, them नहीं आएगा। और वर्ब के बाद I नहीं आएगा, me आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है। fill in the blanks with correct pronouns। ये ब्लैंक्स दी हुई हैं, इनमें करेक्ट प्रोनाउन आपने लगाना है। देयर इज नो नीड टू शाउट, चीखने की, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। सोचिए क्या लगना चाहिए? मैं आपको सुन सकता हूँ, तो आइए, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मैं आपको सुन सकता हूँ।
यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, हम आप और मैं इकट्ठे अच्छा काम करते हैं। तो आर अ गुड टीम, आप और जब मैं मिल जाएंगे तो फिर आप और मैं मिलकर हम बन जाते हैं। तो वी आर अ गुड टीम, हम अच्छी टीम है। वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, हमें जरा सा मसला पेश आ गया है। कुड हेल्प प्लीज, मदद मांग रहे हैं आपसे। कुड यू हेल्प अस, वी हैव गॉट अ प्रॉब्लम, हमें मसला हो गया है। तो आई हैव अगर होता तो आई हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, मुझे कुछ मसला पेश आ गया, तो फिर मैं कहता कुड यू हेल्प मी प्लीज। लेकिन यहाँ पर है वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कुड यू हेल्प अस प्लीज। दिस इज अ गुड फोटो, ये अच्छी फोटो है। इजंट पूछा जा रहा है ना, इजंट इट, फोटो नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन अगर कोई चीज है तो उसके लिए इट इस्तेमाल होता है, तो हम बोलेंगे इजंट इट, है ना, ऐसा है ना, इजंट इट, ऐसा है ना, या खाली है ना, हम बोलते हैं ना इजंट इट। बेजान चीजों के लिए आपने कहना है इजंट इट। अगर किसी लड़के के बारे में आपने बात की तो आप कहेंगे इजंट ही, इजंट ही। और अगर किसी लड़की के बारे में आपने बात की है तो इजंट शी। अगर आपने बहुत से लोगों के बारे में बात की है तो आप बोलेंगे आंट दे। अगर आपने अपने बारे में बात की है तो आप बोलेंगे आंट आई, एम आई नॉट आई नहीं बोलेंगे, आंट आई। तो आई के साथ हालांकि एम बोला जाता है, लेकिन जब हम इसकी कॉन्ट्रेक्शन करते हैं तो आई के साथ भी आर लगाते हैं। आर और नॉट को जब इकट्ठे बोलते हैं तो आंट आई। मसलन कैसे, आई एम योर टीचर, मैं आपका टीचर हूँ, आंट आई, है ना, तो मैं आपका टीचर हूँ, है ना, तो आंट आई। इसी तरह से वी आर योर टीचर्स, हम आपके टीचर्स हैं, आंट वी, है ना। इसी तरह ही इज योर टीचर, वो आपका टीचर है, इजंट ही, है ना। शी इज योर टीचर, वो आपकी टीचर है, इजंट शी, है ना। तो दिस इज अ बॉल पॉइंट, ये बॉल पॉइंट है, इजंट इट, है ना। तो नॉन ह्यूमन के लिए इट लगाते हैं। तो isn't it, this is a good photo, फोटो है, फोटो के लिए इट इस्तेमाल होगा, है ना, isn't it। तो फिर पूछ रहा है कि इस समीना इन, क्या समीना है इन में, किस में, इस फोटो में। तो फोटो के लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल होगा, फिर वही आ रहा है इट, इस समीना इन इट, क्या समीना इसके अंदर है, इन इट, इस समीना इन इट। समीना के लिए नहीं बल्कि समीना इन इट, उस फोटो में समीना है, तो इस मीना इन इट। यस दैट्स, अब दैट्स, हाँ वो रही, दैट्स हर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद या वर्ब के बाद मैंने आपको बताया था, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो कुछ की बुक्स में कुछ लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ यस दैट्स शी, ऐसा नहीं है, गलत है। आपने कुछ जो कि कुछ बच्चों के पास अगर की बुक्स हैं तो उसमें करेक्शन कर लें। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस नहीं होता। यस दैट्स सर, हाँ जी वो रही, दैट्स सर वो रही, दैट्स सर वो रही, दैट्स हिम वो रहा, दैट्स वो रहा, ठीक है। तो दैट्स सर, हाँ जी वो रही। वो पूछ रहा है इस तस्वीर में समीना है, कहते हैं यस दैट्स वो रही, यानी समीना के बारे में कह रहे हैं कि समीना वो रही, तस्वीर में ना वो रही समीना। तो यस दैट्स लुक, लुक इज नेक्स्ट टू फहद, फहद से आगे वाली, फहद से आगे वाली कौन। अब देखिए इज से पहले ब्लैंक आ रहा है, इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे पहले वो हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्टिव केस होगा। और वो देखें वो क्या था, दैट इज के बाद खाली जगह है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, दैट्स हर आएगा। और लेकिन आगे क्या है, लुक, फिर खाली जगह है, उसके बाद इज आ रहा है, लुक शी इज नेक्स्ट टू फहद, देखें वो फहद से नेक्स्ट वाली, ठीक है, ये याद रखना है। शी इज हेल्पिंग वर्ब है तो उससे पहले शी लगी नहीं, लुक
हर इज नेक्स्ट टू का नो। इज हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता। पीछे देखें, यस दैट इज, दैट्स क्या होता है, दैट इज, तो इज के बाद आएगी, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तो क्या होगा, ल। यस दैट्स, हाँ वो रही, तो सी देख रहे हैं गिने किस मिनट के अंदर है, तो यस दैट्स, ये रही वो रही। अब जरूरी नहीं है कि दैट का मतलब बहुत दूर है तो हम दैट इस्तेमाल करें, हम दैट मतलब तस्वीर में अगर वो दूर नजर आ रही है तो हम कह सकते हैं, और ये नहीं कि कितना फासले पे हम दैट इस्तेमाल करते हैं, कितने फासले पे हम दिस इस्तेमाल करते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। Who did this mowing? ये घास किसने काटा, मो का मतलब होता है घास काटा, Who did this mowing? ये घास किसने काटा। अच्छा, तो पहले खाली जगह है, उसके बाद फुल स्टॉप है, फिर कहा जाता है I did। अब यहाँ पर हमने प्रोनाउन लगाना है, I did, मैंने क्या किया, मोइंग की। मोइंग क्या है, नॉन ह्यूमन बीइंग है, तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, देम आएगा, इट आएगा। मोइंग नॉन ह्यूमन है तो इट आएगा। आई डिड इट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने किया, मैंने घास काटी, आई डिड इट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने ये घास काटी। और पहले जो खाली जगह है वहां पर क्या आएगा, उसके अंदर सिर्फ आएगा आई। तो हु डिड दिस मोइंग, किसने ये घास काटी, उसने कहा आई, फुल स्टॉप, आई डिड इट। मोइंग नॉन ह्यूमन बीइंग है तो इट लगाएंगे, आई डिड इट दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह ये किया। इज दिस अहमद्स बैग, क्या ये अहमद का बैग है। अब ये आपने ख्याल करना है, अहमद्स बैग, अहमद का बैग है, बैग नॉन ह्यूमन इसके लिए इट इस्तेमाल होगा, अहमद के लिए ही इस्तेमाल होगा। आगे देखें, नो डिडंट ब्रिंग वन, नहीं लाया था। वन क्या है, ये भी प्रोनाउन है, इसे बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये बैग की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो इस वन का मतलब एक नहीं लिखेंगे हम, यहाँ वन का मतलब होगा बैग, ये बैग की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ये होता है, इसे बोलते हैं इंडेफिनिट। जैसे समवन, एनीवन, नो वन, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, तो इन्हें बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, याद रखिएगा। तो डिडंट ब्रिंग, नहीं लाया था, वन बैग, यहाँ वन का मतलब होगा बैग के पीछे बैग की बात हो रही है, वन का मतलब एक नहीं होगा यहाँ पर। नो, कौन नहीं लाया था, अहमद, अहमद की जगह हम यूज करेंगे उसका प्रोनाउन, अहमद के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में से क्या यूज करेंगे, ही, गुड। तो नो ही डिडंट ब्रिंग वन, नहीं वो बैग नहीं लाया था। इट कांट बिलोंग, अच्छा देखिए, आप देखें, नो ही डिडंट, यहाँ ही लगाया, हिम नहीं लगाया, क्यों, स्टार्ट में आ रहा है, डिड से, डिड हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है तो ही लगाएंगे, हिम नहीं लगाएंगे। आगे देखें, इट कांट बिलोंग टू, बिलोंग वर्ब है और उसके बाद वर्ब के बाद कौन से केस लगाते हैं, कौन सा प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव, तो बिलोंग टू ही होगा या बिलोंग टू हिम, गुड, बिलोंग टू हिम। इट कांट बिलोंग टू हिम, ये उसका नहीं हो सकता, इट कांट बिलोंग टू हिम, ये उसका नहीं हो सकता क्योंकि वो आज लाया ही था बैग। आई एम लुकिंग फॉर माई शूज, मैं अपने शूज तलाश कर रहा हूँ, लुक फॉर होता है तलाश करना, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज, मैं अपने शूज तलाश कर रहा हूँ। हैव, फिर ब्लैंक, सीन, फिर ब्लैंक, क्या आएगा, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ मैं अपने शूज तलाश कर रहा हूँ, आपने इन्हें कहीं देखा है, आपसे पूछूंगा ना, क्या कहूँ, हैव यू सीन, हैव यू सीन, सीन वर्ब है, उससे पहले यू सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस वैसे ही है, यू ही है, लेकिन हैव यू सीन उन्हें, सीन के बाद सीन वर्ब है, वर्ब के बाद अब उन्हें, उन्हें क्या, जूते, जूतों की कप जो प्रोनाउन है बहुत सारे हैं, उसका भी दे होता है,
सब्जेक्टिव केस दे होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये ह्यूमंस के साथ दे इस्तेमाल होता है, ये चीज़ों के साथ भी दे इस्तेमाल होता है। दे, ये देखिए ये दे हैं ये, लेकिन इशारे के लिए मैं दे इस्तेमाल नहीं करूँगा, इशारे के लिए दीज इस्तेमाल करूँगा। दे उसको इस्तेमाल करूँगा जब मैं इन मार्कर्स की जगह बोलूँगा। दीज पहले मैं इशारा करूँगा, दीज आर माई मार्कर्स, ये मेरे मार्कर्स हैं। दे आर माइन, पहले मैंने इशारा किया, अब मैं इशारा जब मैं दे बोलूँगा इनके लिए तो फिर मैं इशारा नहीं करूँगा ना आँख से ना हाथ से। दे आर माइन, ये मेरे हैं, ठीक है। तो हैव यू सीन देम, क्या आपने इन्हें देखा है? तो अब देम क्यों लगेंगे, दे क्यों ना लगाएंगे? इसलिए कि सीन वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है तो वर्ब के बाद दे नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम। हैव यू सीन देम, क्या आपने इन्हें देखा है? यस, हाँ जी देखा है। आर हियर, देखिए आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब से पहले खाली जगह है, कहते हाँ वो यहाँ है, हाँ वो यहाँ है, ये वो जो शूज है वो यहाँ है, तो शूज के लिए दे इस्तेमाल होगा या देम इस्तेमाल होगा? सोचकर बताएं। हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहे हैं ना दे, हेल्पिंग वर्ब से पहले प्रोनाउन आ रहा है तो दे आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो यस दे आर हियर, हाँ ये वहाँ यहाँ है। Select a personal pronoun that agrees with the subject of each sentence. पर्सनल प्रोनाउन हमने अभी पढ़े, कौन से होते हैं? कहते वो सिलेक्ट करें that agrees with the subject of each sentence, हर सब्जेक्ट के साथ जो एग्री करे उसके मुताबिक। मसलन the group has meeting here, अब यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हमने लगाना है, ग्रुप की अपनी यहाँ पर मीटिंग है, यानी अपनी मीटिंग, यानी ग्रुप की मीटिंग यहाँ पर है, तो ग्रुप की सिंगुलर है तो इट्स आएगा। द ग्रुप हैज इट्स मीटिंग हियर। अब इट्स मीटिंग या इट मीटिंग क्यों नहीं आएगा? इट मीटिंग इसलिए कि मीटिंग नाउन है, और नाउन मैंने बताया था ग्रुप नॉन ह्यूमन है, इसके लिए इट इस्तेमाल, और अकेला है इट इस्तेमाल होगा। और अगर कोई उसके बाद नाउन आ रहा हो, जैसे मीटिंग है, मीटिंग नाउन है, तो नाउन से पहले फिर पोजेसिव केस लगता है, इट्स मीटिंग, याद रखना है। द ग्रुप हैज इट्स मीटिंग हियर। एनीवन कैन गेट नेम। अब एनीवन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैंने भी आपको बताया। एनीवन, समवन, नो वन, एनीबॉडी, समबॉडी, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसकी जगह नाउन कौन सा इस्तेमाल होता है? एनीवन की जगह इस्तेमाल होता है ही। तो हमने ये लगाना है कि यहाँ ही आएगा, हिज आएगा या हिम आएगा, हमें ये बताएगा खाली जगह के बाद और पहले। देखें खाली जगह के से पहले आ रहा है गेट वर्ब, वर्ब के बाद आनी चाहिए, वर्ब के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट। लेकिन आगे फिर देखें, आगे आ रहा है नेम, नेम क्या है? नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है? गुड, हिज नेम आएगा, हिम नहीं आएगा। खाली अगर गेट होता नेम ना आता ना साथ, तो फिर गेट होता वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन आप आगे देखें, आगे नाउन आ रहा है, नेम नाउन है, तो नाउन से पहले हमेशा पोजेसिव केस आएगा। तो एनीवन कैन गेट हिज नेम। हिज नेम क्यों? नेम नाउन है, इसलिए उससे पहले हिज आएगा, ही नहीं आएगा, ना हिम आएगा। आगे देखें, नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, कोई भी चेक कैश ना हुआ। तो देखिए चेक्स हैं तो प्लूरल हैं, तो इसके लिए क्या यूज होगा? चेक्स के लिए प्रोनाउन, चेक्स प्रोनाउन है, इनकी जगह जब इसकी जगह प्रोनाउन यूज होता है तो प्रोनाउन क्या होगा? बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके लिए दे इस्तेमाल होता है। तो अब दे इस्तेमाल होता है, अब हमने दे यूज़ करना है, देयर यूज़ करना है या देम यूज़ करना है, ये हमें देखिए यहाँ सेमीकोलन आ रहा है, फिर इसका मतलब एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जब नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फिर वो किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता। तो क्या आएगा? दे फाइनली एक्सपायर्ड, आखिरकार वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेट
ख़त्म हो गई। माई मदर एंड हर सिस्टर, मेरी अम्मी और उनकी बहन ने टुक ली वेकेशन, छुट्टियाँ। अब वेकेशन आ रहा है तो हम क्या लगाएं? एक तो ये है कि माई मदर एंड हर सिस्टर, दो लोग हैं, और ये दो लोग कैसे हैं? ये थर्ड पर्सन। तो अब हमने यहाँ पर थर्ड पर्सन, दो लोग हैं, दो या दो से ज़्यादा हो तो दे इस्तेमाल करते हैं। तो दे लगाएं या देर लगाएं या देम लगाएं। तो टुक देखें, खाली जगह पर देखें, खाली जगह से पहले टुक आ रहा है वर्ब। वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है? मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट। देम आना चाहिए, लेकिन देम लगाने से पहले आगे देखें। आगे कैसे? जैसे मैंने पहले देखा, नेम को देखा था, इसी तरह से आगे देखें वेकेशन, जिसके आखिर में TION आता हो वो भी नाउन होता है। तो जिसके आखिर में ME आता हो वो भी नाउन होता है आमतौर पर। तो वेकेशन ये नाउन है, तो नाउन से पहले कौन सा केस होता है? पोजेसिव केस होता है। तो देयर आएगा यहाँ पर, ठीक है, पोजेसिव केस। माई मदर एंड हर सिस्टर टुक देयर वेकेशन टुगेदर, मेरी अम्मी और उनकी बहन ने इकट्ठे छुट्टियां ली। ऑल आर वेलकम, सबको खुश आमदीद। तो जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी। तो सबको जब हम मुखातिब कर रहे हैं, ऑल आर वेलकम, सबको खुश आमदीद, तो सामने वाले को जो हम करते हैं, सामने वाला कौन होता है? यू। तो यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी। तो कॉल फॉर का मतलब होता है दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना। यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस, आपको बस हिदायत के लिए दरख्वास्त करनी है। टू द पार्टी, पार्टी को आपने बस पार्टी को हिदायत के लिए रिक्वेस्ट करनी है, दरख्वास्त करनी है। वीनस एंड मार्स, वीनस एंड मार्स आपको पता है ये क्या हैं? ये प्लैनेट्स हैं। तो हैव दो हैं, दूसरी हैव इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पर हमने प्रोनाउन लगाना है वीनस और मार्स की जगह। तो दो हैं या दो से ज़्यादा तो दे लगाते हैं। अब हमने ये देखना है कि यहाँ दे लगाएं, देर लगाएं या देम लगाएं। तो हमने ये देखना होगा कि खाली जगह के बाद क्या आ रहा है? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होता है? ये नाउन है। तो नाउन से पहले पॉजेसिव केस होता है, तो दे नहीं आएगा, देयर आएगा, और देम भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर नाउन ना होता तो फिर देम आता है, लेकिन अगर उसके फौरन बाद नाउन आ रहा हो तो फिर पॉजेसिव केस देयर आएगा। तो वीनस एंड मार्स हैव देयर ऑर्बिट्स, वीनस और मार्स के ऑर्बिट्स होते हैं नियरर टू अर्थ, नियरर टू अर्थ, जमीन से ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। वीनस और मार्स के जो ऑर्बिट्स हैं ना, वो ज़मीन के ज़्यादा करीब होते हैं देन टू एनी अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स की निस्बत। दूसरे जो प्लैनेट्स हैं ना, उनकी निस्बत इनके जो ऑर्बिट्स हैं वो ज़मीन से ज़्यादा करीब होते हैं। द बैंड स्टार्स, अब स्टार्स आ गया, यहाँ हमने बैंड है, सिंगुलर है, हमने लगाना है, बैंड है, सिंगुलर है और नॉन ह्यूमन है। अब ये कि बैंड में तो इंसान होते हैं, लेकिन बैंड जो लफ्ज़ है ये नॉन ह्यूमन है, तो इसके लिए इट इस्तेमाल होता है। अकेला है तो इट इस्तेमाल होगा, बहुत सारे होते बैंड्स हो तो दे इस्तेमाल होता। अब हमने ये देखना है कि इट लगाएं, इट्स लगाएं या इट्स लगाएं। हमने देखना है कि खाली जगह के बाद क्या आ रहा है? टूर। तो टूर क्या है? ये नाउन है। टूर नाउन है तो नाउन से पहले हमें लगाना पड़ेगा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इट्स टूर, टुमारो नाइट। तो बैंड कल रात अपना दौरा शुरू करेगा। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, कोई भी कैंडिडेट्स में से कोई भी जीत सकता है, जीत सकते थे या जीत सकते हैं, जरूरी नहीं है जीत सकते थे, जीत सकते हैं। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स, कोई भी कैंडिडेट, कैंडिडेट्स में से कोई भी जीत सकता है। आर वेरी मच अलाइक, अब कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे हैं, ये थर्ड पर्सन है तो उसके लिए क्या यूज होता है? बहुत सारे हैं तो दे, एक हो तो ही, बहुत सारे हैं दे। अब यहाँ हमने दे लगाना है, देम लगाना है या देर लगाना है। हम देखते हैं कि उसके बाद क्या है? आर, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो हेल्पिंग, अब ये भी देख लें कि यहाँ पर सेमी कॉलन आ रहा है, सेमी कॉलन के बाद हमेशा न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये ख्याल करना है कि आपने सेमी कॉलन के बाद फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल नहीं लिखना,
तो दे आएगा, दे आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, तो दे आएगा, देम नहीं आएगा, देयर भी नहीं आएगा। देयर तब आता जब आर की जगह कोई नाउन होता, देम तब आता जब स्टार्ट में ये ना होता बल्कि आर के बाद होता या हेल्पिंग वर्ब के बाद आता तो देम होता। तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है तो ये होगा दे आर वेरी मच अलाइक। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मैंने आपको बताया था ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हैज, अब हैज ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो एवरीबॉडी का जो प्रोनाउन होता है वो होता है ही, हिज, हिम। अब हमने ये लगाना देखना है कि यहाँ पर ही आएगा, हिज आएगा, हिम आएगा। तो एवरीबॉडी हैज क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपने देखना है कि हम खाली जगह के बाद क्या आ रहा है, ऑन ड्रीम्स, अपने ख्वाब। ख्वाब क्या होते हैं, ये नाउन है, तो नाउन से पहले कौन सा केस आता है, पोजेसिव केस। तो क्या आएगा, हिज ड्रीम, हिज ऑन ड्रीम्स, हिज आएगा यहाँ पर। एवरीबॉडी हैज हिज ऑन ड्रीम्स, हर शख्स के अपने ख्वाब होते हैं, एंड गोल्स और मकासद, हर शख्स के अपने ख्वाब और मकासद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। अभी भी इस एक्सरसाइज का कुछ हिस्सा बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।